नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रशांत फ्रॉम क्लिनिकल विजडम बाइकिंग, डॉक्टर प्रशांत पोद्दार। तो आज हम ये इस पे बात करेंगे कि जो थ्रोम्बोलिसिस है, जो कि हम एस टी एलिवेशन एम आई में करते हैं, मतलब जो भी हार्ट अटैक जिसमें एस टी एलिवेशन क्लियर कट है, उसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेनिक्टिव प्लेट से थ्रोम्बोलिसिस कैसे किया जाता है। अभी टेनिक्टिव प्लेट जो है वो बेसिकली यूज किया जाता है फॉर हार्ट अटैक। तो हमको ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि जब भी हम एस टी रिएक्शन एमआई कहते हैं या फिर हार्ट अटैक कहते हैं या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, उस टाइम पे जो ब्लड वेसल है उसमें क्लॉट बन जाता है, जो कि पूरा 100% ब्लॉक कर देता है इस ब्लड वेसल को। तो ये जैसे ही आर्टरी, ये हम कोरोनरी आर्टरीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एल ए डी दैट इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग हो सकती है, या फिर राइट कोरोनरी आर्टरी हो सकती है, या फिर एल सी एक्स आर्टरी हो सकती है। तो इनमें से कोई भी आर्टरी जब 100% ब्लॉक होती है तो एस टी इलेवेशन एम आई या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर हार्ट अटैक होता है। तो टेनिक प्लेट जो है वो कंपलसरी है कि तभी हो, ये आइडियली 4.5 घंटों के अंदर ही होना चाहिए। तो किसी भी पेशेंट को जैसे ही चेस्ट पेन आरंभ होता है, तो चेस्ट पेन है या फिर उसको अंजाइना इक्विवेलेंट हो, जैसे सडनली सपोज उनको सांस लेने में दिक्कत हो गई, या फिर पाल्पिटेशन स्टार्ट हो गए, या फिर चेस्ट में अनइजीनेस हो गया, या फिर डायफोरेसिस मतलब काफी ज्यादा स्वेटिंग हो गया, इस सिम्टम्स को लेकर जब भी कोई पेशेंट कैजुअलिटी या फिर इमरजेंसी में आता है, और उस टाइम पे हम अगर ईसीजी निकालते हैं और अगर उसमें एस टी एलिवेशन अगर क्लियर कट दिख रहा है, तो हम उसको एस टी एलिवेशन एम लेबल करेंगे। और एस टी एलिवेशन ही बेसिकली आइदर उसके लिए पामी करना चाहिए, दैट इज प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। लेकिन एंजियोप्लास्टी के लिए कैथ लैब लगता है और एक अच्छा हॉस्पिटल का सेटअप लगता है, जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट इमीडिएटली अवेलेबल होना चाहिए। अगर इमीडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, या फिर अगर सपोज कोई गांव है, कोई तालुका प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, जहाँ पे आसपास में कैथ लैब या ऑपरेशन थिएटर नहीं है जहाँ पे ये एंजियोप्लास्टी हो सकता है, वहाँ पे ये थ्रोम्बोलिसिस जरूर किया जा सकता है। तो थ्रोम्बोलिसिस के लिए सबसे बेस्ट जो ड्रग है अभी के लिए वो है एलैक्सिन या फिर टेनेक्टिप्लेज। तो टेनेक्टिप्लेज जो है वो बेसिकली जो क्लॉट्स है उसको कंप्लीटली लायस कर लेता है, कंप्लीटली तोड़ देता है, और ये ब्लड वेसल को ओपन कर लेता है। तो टेनिक्टिप्लेज का डोज जो है वो है 0.53 मिलीग्राम पर किलोग्राम। जैसे ही टेनिक्टिप्लेज का वो कवर आता है या फिर जब मेडिसिन हम परचेज करते हैं, उसका कॉस्ट अराउंड 40,000 रुपए के आसपास पड़ता है। तो अगर 70 किलो से ऊपर है तो 40 मिलीग्राम हम कंप्लीटली दे देते हैं। तो ये जो इलैक्सिम है 40 मिलीग्राम के डोसेज में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, और उसके साथ में 8 ml डिस्टिल्ड वाटर भी आता है। तो हमको ये 8 ml कंप्लीटली उस पाउडर में मिक्स करके वो डाइल्यूशन बनाना होता है 8 ml। सो 8 ml इज इक्वल टू 40 मिलीग्राम, तो 1 ml इज इक्वल टू 5 मिलीग्राम। तो अगर जैसे वेट के हिसाब से अगर 65 है और उसका डोज अगर 35 मिलीग्राम आता है, तो उस स्थिति में हम 7 ml देंगे, 8 ml नहीं देंगे। तो वेट के बेसिस पे डोज बनता है, और डोज जो है वो है 0.53 मिलीग्राम पर किलोग्राम। ये हम आईवी देते हैं, ये हम बोलस देते हैं। बोलस मतलब ये ड्रग हम डिलीवर करते हैं 5 सेकंड्स के ऊपर। तो मोस्टली हम एल्बो या फिर एल्बो के ऊपर मतलब टुवर्ड्स द हार्ट ही इंट्राकैथ लगाते हैं, प्रिफरेबली। तो हम हैंड के वेन्स यूजुअली अवॉइड करते हैं, हम वहां से भी थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं, लेकिन थ्रोम्बोलिसिस के लिए सबसे बेस्ट है एल्बो का इंट्राकैथ, या फिर अगर सेंट्रल लाइन है तो उससे भी हम थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं। तो हमको थ्री वे कनेक्ट करना है। यहाँ पे पेशेंट का वेन है, यहाँ पे हमको इलेक्सिम कनेक्ट करना है, और यहाँ पे हमको फ्लश कनेक्ट करना है, 10 to 20 ml का फ्लश। तो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और 1 2 3 4
एंड 5। तो ये पूरा 8 ml या फिर 7 ml या फिर जो भी डोज बनता है वेट के हिसाब से हमको पुश करना है रैपिड आईवी से। और जैसे ही ये ड्रग खत्म हो जाए, यहाँ से हमको एनएस फ्लश करना है ताकि ये ड्रग कंप्लीटली डिलीवर हो जाए। थ्रोम्बोलिसिस करने के पहले सबसे आवश्यक जो चीज है, पेशेंट का कंसेंट लेना बहुत आवश्यक है। पेशेंट का कंसेंट एंड पेशेंट के रिलेटिव्स का कंसेंट, क्योंकि थ्रोम्बोलिसिस से पेशेंट के ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और पहले 36 घंटों में पेशेंट को कहीं पे भी ब्लीडिंग हो सकता है। वो ब्लीडिंग ब्रेन में हो सकता है, ये वो ब्लीडिंग एब्डोमेन में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, पेरिटोनियम में हो सकता है, गट में हो सकता है, आंखों में हो सकता है, कहीं पे भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो हमको कंसेंट लेना आवश्यक है कि ये जो ब्लड थिनर इंजेक्शन है जो हम टेनिक्टिप्लेज दे रहे हैं, उससे क्लॉट तो लाइज होते हैं, लेकिन ब्लड बहुत ज्यादा पतला हो जाता है और ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो इसका ब्रेन में ब्लीडिंग होने के कारण पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन डेथ हो सकती है, या फिर डेथ भी हो सकती है। या फिर एब्डोमेन में, किडनी में, पेरिटोनियम में कहीं भी ब्लीडिंग होके पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है, या पेशेंट की उसके कारण भी डेथ हो सकती है। लेकिन उसकी रिस्क काफी हद तक कम होती है और वो 8% के आसपास होती है। तो ये रिस्क एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दूसरी चीज जो हमको पता होनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 मिलीमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए, और 100 मिलीमीटर ऑफ ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, और ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। अगर इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा तो उससे भी ब्लीडिंग का रिस्क काफी बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे इंजेक्शन लेबेटोलॉल हम बोलस के तौर पे दे सकते हैं, जैसे 10 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम दे सकते हैं, या फिर इंजेक्शन एनटीजी भी लगा सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, या फिर इनके इन्फ्यूजन भी लगा सकते हैं ताकि ब्लड प्रेशर हम कम रख सके और टेनिक्टिप्लेज से थ्रोम्बोलाइज कर सकें। जो तीसरी चीज हमको देखनी है, अगर पेशेंट को एक लास्ट 3 से 6 महीने में हिस्ट्री है अगर स्ट्रोक की, तो वो तो एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। उस पेशेंट्स में हमको थ्रोम्बोलाइज नहीं करना चाहिए, नहीं तो ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। चौथी चीज, अगर पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है, या फिर मैलिग्नेंसी है, या फिर कैंसर्स है, तो उसमें भी हमको ब्लीडिंग थ्रोम्बोलाइज नहीं करना चाहिए, नहीं तो ब्लीडिंग की रिस्क बहुत ज्यादा हो जाती है। प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब प्रेगनेंसी अगर है तो कंपलसरी नहीं है कि थ्रोम्बोलाइज नहीं कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में हम थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं उनका कंसेंट लेके, क्योंकि वो एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि रिसेंट 3 वीक्स के अंदर अगर सर्जरी हुआ है तो उस टाइम पे तो ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर पेशेंट को कहीं पे एक्टिव ब्लीडिंग है, जैसे पाइल्स है या फिर पेप्टिक अल्सर्स हैं, तो वो भी एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसमें हम थ्रोम्बोलाइज नहीं कर सकते, नहीं तो पेशेंट ब्लीडिंग के कारण मर सकता है। तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और 5 सेकंड के ऊपर हमको थ्रोम्बोलाइज कर देना चाहिए। और जैसे ये हो जाता है, हमको हर एक 5 से 10 मिनट पेशेंट का बीपी चेक करना चाहिए और देखना चाहिए कि ब्लड प्रेशर ऊपर का तो कंपलसरीली 180 के नीचे चाहिए, और नीचे का 100 के नीचे चाहिए। दूसरी चीज जो है, हमको हार्ट रेट कह लीजिए, रेस्पिरेटरी रेट, सैचुरेशन, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर पेशेंट ड्राउजी हो रहा है तो हो सकता है कि पेशेंट के ब्रेन में ब्लीडिंग डेवलप हो रहा हो। अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन डेवलप हो रहा है, या फिर पेट में दर्द हो रहा है, तो हमको देखना चाहिए कि शायद पेशेंट को कहीं भी ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। तो ये सभी चीजें हमको डॉक्यूमेंट कर लेनी चाहिए। और 1 घंटे के बाद हमको ईसीजी चेक करके देखना चाहिए कि जो एस टी इलेवेशन है वो 50% से कम अगर हुए हैं तो हम उसको सक्सेसफुल थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। अगर पेशेंट का चेस्ट पेन काफी हद तक कम हो जाता है तो हम उसको सक्सेसफुल थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू।